हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस चड्डा। पीएस चड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें मानव शरीर की जितनी भी ग्रंथियां होती हैं और उनसे जितने भी हार्मोन का स्त्रावण होता है, उनसे क्या क्या कार्य किए जाते हैं, क्या क्या शरीर के अंदर होता है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम के लिए कंप्लीट यूनिट 7 जो है उसके कोर्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और जो यूनिट 7 है उसमें साइंस है, एनवायरनमेंट है और इकोलॉजी है, जिसमें हमारा साइंस वाला पार्ट चल रहा है और टॉपिक है हमारा मानव शरीर संरचना। तो दोस्तों, जो मानव शरीर संरचना है उसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आज के वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में कि अंतःस्रावी तंत्र है क्या और इसके बारे में किसने बताया, हमें क्या क्या होता है इसके अंदर। उससे पहले जानते हैं दोस्तों हम कि ग्लैंड क्या होती है, ग्रंथि क्या होती है ना। क्योंकि शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, शुरू से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रंथि क्या होती है। तो ग्रंथि क्या होती है दोस्तों, तो एक अंग होती है शरीर का जो क्या करती है, पदार्थों का स्त्रावण करती है। तो शरीर का ऐसा अंग जो पदार्थों का स्त्रावण करती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं, उसको ग्लैंड कहते हैं। अब ये क्या करती है, अलग अलग पदार्थों का स्त्रावण करती हैं। कुछ ग्रंथियां होती हैं एंजाइम का स्त्रावण करती हैं और कुछ ग्रंथियां जो होती हैं वो हार्मोन का स्त्रावण करती है। और ये जो ग्रंथियां हार्मोन का स्त्रावण करती है इनमें वाहिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, ये वाहिका विहीन होती हैं। और जो एंजाइम का स्त्रावण करती हैं उनमें वाहिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि वाहिकाओं के माध्यम से ये करती है। अब हार्मोन का स्त्रावण करती है, वाहिका नहीं होती है, तो इनको नियत स्थान पर कैसे पहुंचाती है, तो रक्त में क्या कर देती है, इसको मिला देती है। तो रक्त के माध्यम से इनका जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। और एंजाइम का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो वाहिकाओं के माध्यम से होता है। अब इस बात को लेकर कि एक ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम का स्त्रावण कर रही है, एक ऐसी है जो हार्मोन का स्त्रावण कर रही है, एक में वाहिका होती है एक में वाहिका नहीं होती है। इस बेसिस पर इनको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक है बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी और बाह्य स्त्रावी यानी कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो इस अलग अलग रूप में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जो हार्मोन का स्त्रावण करेगी उनको हम कहेंगे अंतःस्रावी, और जो एंजाइम का स्त्रावण करेगी उनको हम क्या कहेंगे, बाह्य स्त्रावी। अब इनमें अगर हम बात करें तो अंतःस्रावी के अंदर क्या होगा, वाहिका होगी नहीं होगी, बाह्य स्त्रावी में वाहिका होगी होगी। तो कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां, कौन कौन सी बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने पाचन तंत्र पढ़ा था और उसमें कुछ ग्रंथियां पढ़ी थी, जैसे कि लार ग्रंथि, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था जठर ग्रंथि के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था यकृत के बारे में, हमने पढ़ा था अग्नाशय के बारे में। तो ये जो सारी ग्रंथियां हैं दोस्तों, ये बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है जिनके बारे में आज के लेक्चर में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो जैसे कि पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि जिसमें वृषण और अंडाशय आते हैं, उसके अलावा पीनियल ग्रंथि, और अगर हम बात करें तो इसमें अग्नाशय भी आता है। इसमें क्या आता है, अग्नाशय। अब भैया आपने तो ये तो चलो ठीक है कि अंतःस्रावी है, ये भी ठीक है कि बाह्यस्रावी है, बट अग्नाशय दोनों तरफ कैसे। तो दोस्तों, अग्नाशय शरीर के अंदर एक ऐसी ग्रंथि होती है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावण करती है। अगर इसको हम अंतःस्रावी में रखते हैं तो हार्मोन का, और अगर इसको हम बाह्य स्रावी में रखते हैं तो ये एंजाइम का स्त्रावण करती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं कि दोनों तरह का काम करती है, ऐसी शरीर में एकमात्र ग्रंथि होती है। तो अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है या मिक्स ग्लैंड है। तो अग्नाशय क्या है दोस्तों, मिक्स ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। ये बात अपने को दिमाग में बिठा लेनी है। और ये इधर की जो ग्रंथियां हमें दिख रही है अंतःस्रावी है, और इधर की जो ग्रंथियां बाकी हमें दिख रही है क्या है, बाह्य स्रावी है, ठीक है।
अग्नाशय के जो हार्मोन है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, और इससे जिन एंजाइम का स्त्रावण होता था उनके बारे में हम पाचन तंत्र वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक पाचन तंत्र वाला चैप्टर नहीं देखा है तो इस वीडियो की कंप्लीट होने के बाद एक बार जो है वहां पर विजिट जरूर करें, इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो जो है मिल जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र है क्या। अभी तो हमने देख लिया कि जिन ग्रंथियों के माध्यम से क्या होता है, हार्मोन का स्त्रावण होता है और वाहिकाएं नहीं होती, उनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और उन्हीं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन्हीं का जो सिस्टम बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले हमें थॉमस एडिसन ने बताया था, इसलिए इसको अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उसको किसको कहते हैं, या एंडोक्राइन सिस्टम किसे कहते हैं, तो थॉमस एडिसन को हम कहते हैं। और इनकी जो स्टडी होती है, इनका जो अध्ययन होता है, इसको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, क्योंकि एंडोक्राइन है तो इसको लॉजी जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। इसको हम स्टडी कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र का। तो दोस्तों अगर हम अंतःस्रावी तंत्र में देख रहे हैं कि सारी ग्लैंड होते हैं, कहाँ कहाँ पर होती है, क्या क्या काम करती है, तो जो एक पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा मस्तिष्क वाला पार्ट या कपाल वाला पार्ट है। यहाँ पर दो ग्लैंड होती है, एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, हम अभी लोकेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर शरीर में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे होती हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होती है, तो ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, इसके नीचे यहाँ पर मैंने रेड टिक बनाया, छोटी सी ग्लैंड होती है। और एक थैलेमस वाला पार्ट होता है, वहां पर एक ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। अब इन दोनों में एक कॉमन चीज है कि एग्जाम वाला मानता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, बट ओरिजिनली अगर हम बात करें तो पीनियल ग्लैंड जो है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो पीनियल ग्लैंड जो है वो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, बट एग्जाम में पीनियल ऑप्शन में न आकर के आता है पीयूष ग्रंथि आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों कहाँ पर होती है, दोनों मस्तिष्क में होती है। पिट्यूटरी जो है कहाँ पर होती है, मस्तिष्क के किस स्पेसिफिक पार्ट में होती है, तो हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में होती है। पीनियल कहाँ पर होती है, तो पीनियल दोस्तों थैलेमस वाले पार्ट में होती है। और ये हाइपोथैलेमस क्या है, थैलेमस क्या है, तो इससे पिछला वीडियो जो है उसमें हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों उस तंत्रिका तंत्र वाले लेक्चर में हमने देखा था कि क्या होता है हाइपोथैलेमस, क्या होता है थैलेमस। तो अगर आपको ये चीजें भी नहीं पता है तो वीडियो के खत्म होने के बाद तंत्रिका तंत्र वाला लेक्चर भी आप जरूर देखें। उसके बाद जब हम गले में आते हैं दोस्तों, तो गले में एक ग्रंथि होती है जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसको हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि। उसको हम क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि के आसपास में 4 ग्लैंड होती है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, और ये छोटी छोटी इस तितली के चारों तरफ बैठी होती है, इनको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। इनको हम क्या कहते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। तो हमारा जो गला होता है उस गले में 2 अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक होती है थायराइड ग्रंथि और दूसरी होती है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, फिर हम थोड़ा नीचे चलते हैं शरीर में, तो हमारा हृदय जहां पर स्थित होता है और दोनों लंग्स के बीच में यानी कि जो छाती होती है, उरोस्थी एक हड्डी होती है यहाँ पर, और उस उरोस्थी के नीचे एक और ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। फिर हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो हमें शरीर के अन्य पार्ट दिखते हैं, जैसे कि लीवर दिखता है, लीवर के नीचे जो है हमें आमाशय दिखता है, और आमाशय के नीचे हमें एक और पार्ट दिखता है जिसको हम कहते हैं अग्नाशय या पेनक्रियास। तो पेनक्रियास जो है दोस्तों बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, तो इसको हम मिश्रित ग्लैंड कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं, और ये यहाँ पर स्थित होती है पेट के नीचे। फिर हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो हमें किडनी वाला पार्ट देखने को मिलता है, वृक्क वाला पार्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो वृक्क होते हैं, जैसे एक इधर होता है एक इधर होता है, वृक्क के ऊपर एक केप नुमा संरचना में एक इधर और एक इधर जो है ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इनको हम कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जो किडनी के ऊपर होती है। देखो वृक्क कहते हैं किडनी को, और उसके ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। फिर हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो हमें जनन ग्रंथियां देखने को मिलती है, जैसे कि मादा में यानी कि जो महिला होती हैं उनमें जनन ग्रंथि होती है ओवरीज, जिसको हम कहते हैं अंडाशय, और यहाँ पर होते हैं 2 इनकी संख्या होती है,
जो अंडाशय होते हैं वो क्या करते हैं, इग का यानी कि अंडों का निर्माण करते हैं और उस जो है निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो अंडाशय होते हैं वो महिलाओं में क्या होते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो अंडाणु का निर्माण करती है। जो किसको बनाती है, जो इग होता है, जो अंडाणु होता है उसको बनाते हैं। फिर जब प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है उस समय प्लासेंटा नाम की एक ग्लैंड जो है, जो गर्भाशय में उपस्थित होती है, वो एक्टिव हो जाती है। और ये कब एक्टिव होती है, ओनली ऑन प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है उस टाइम पे महिलाओं में ये वाली जो ग्रंथि होती है ये एक्टिव होती है। अदरवाइज ये ग्रंथि जो है एक्टिव नहीं होती है, डीएक्टिव होती है। अगर हम पुरुषों में बात करें तो मेल में टेस्टिस यानी कि वृषण नाम की ग्रंथि होती है, जो शरीर के बाहर जो कोशिका सर्टोली कोशिकाएं होती हैं उनमें पाई जाती हैं। तो टेस्टिस या वृषण जो होते हैं वो भी एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जो पुरुषों में पाई जाती हैं, महिलाओं में नहीं होती है। और जो टेस्टिस या वृषण होते हैं ये कुछ हार्मोन का स्त्रावण करते हैं, साथ ही साथ ये जो है शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जिन ग्रंथियों के बारे में हमने देखा ये कुछ ना कुछ हार्मोन का स्त्रावण करते हैं और वो हार्मोन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अगर वो हार्मोन नहीं होता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, या उनकी कमी से कुछ ना कुछ जो है कमी हो जाती है शरीर में। तो उनके बारे में अब हम डिटेल से जानने वाले हैं कि एक एक ग्रंथि कौन सी है, उस ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन का स्त्रावण होता है, वो हार्मोन क्यों आवश्यक होते हैं, अगर उनकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो अगर आप तैयार हैं इन सब चीजों के लिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि है क्या, कहाँ पर होती है, इसकी लोकेशन की अभी हमने बात की थी। तो ये होती है मानव मस्तिष्क में स्थित। मानव मस्तिष्क का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस के नीचे ये स्थित होती है। इस प्रकार से जो बॉक्स बनाया हुआ इसमें हमें दिख रही है। तो ये कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों, तो ये पीयूष ग्रंथि होती है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। अब मस्तिष्क अगर हम देखें तो कितना होता है, मानव मस्तिष्क 1.4 kg का होता है। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट जो हाइपोथैलेमस के नीचे है उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो इसका साइज बहुत छोटा होता है, जैसे मटर का दाना होता है उसके समान इसकी साइज होती है। और इसका जो भार है वो होता है 0.5 ग्राम यानी कि आधा ग्राम जो है इसका वजन होता है। साइज 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर जो है इसका साइज होता है। बट सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है शरीर की, ये क्या करती है कि शरीर की बाकी जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनका मैनेजमेंट करने का काम करती है, यानी कि उनके ऊपर कंट्रोल रखती है और उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो उनको कार्य करने के लिए जब प्रेरित करती है तो ये क्या है, एक प्रकार से मास्टर है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसका रीजन क्या है कि पीयूष ग्रंथि शरीर की अन्य ग्रंथियों को प्रेरित करती है अपना कार्य करने के लिए, इसलिए इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब उनको प्रेरित करने के लिए बहुत सारे हार्मोन का स्त्रावण करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे हार्मोन जो शरीर की क्रियाविधि को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनका भी ये जो है क्या करती है, तो स्त्रावण करती है। तो ये कौन कौन से हार्मोन का स्त्रावण करती है जो शरीर की क्रियाविधि के लिए आवश्यक है, तो ये ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन का स्त्रावण करती है। एडीएच या वेसोप्रिन नाम का हार्मोन जो है उसका स्त्रावण करती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। ग्रोथ हार्मोन जो है उसका स्त्रावण करती है। उसके अलावा एफएसएच, एलएच है ना, और एसीटीएच, ऐसे जो हार्मोन है उनका भी ये क्या करती है, एमएसएच, ऐसे हार्मोन का ये क्या करती है, स्त्रावण करती है। तो अब हम देखने वाले हैं कि इसके कौन कौन से हार्मोन है, वो क्या क्या काम जो है हमारे शरीर में करते हैं। तो हम एक व्हाइट स्क्रीन लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। अब आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसका स्त्रावण कौन करता है, तो स्त्रावण करती है भैया पीयूष ग्रंथि। कौन करती है, पीयूष ग्रंथि करती है।
अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसकी क्या विशेषता है, तो दोस्तों इस हार्मोन की विशेषता है, इसको जनन हार्मोन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, जनन हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं जनन हार्मोन, क्योंकि पुरुषों में ये शुक्राणु जो है उनके निर्माण को प्रेरित करता है, जनन ग्रंथियां जो है उनको प्रेरित करता है। महिलाओं में ये अंडाशय का जो निर्माण होता, सॉरी अंडाणु का जो निर्माण होता है उसको प्रेरित करता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जनन हार्मोन भी कहा जाता है। उसके अलावा ये क्या करता है, तो ये दुग्ध स्त्रावण जो होता है उसको भी प्रेरित करता है, यानी कि जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उनको एक्टिव करने का काम करता है। अगर दुग्ध स्त्रावण नहीं होता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसके माध्यम से दुग्ध स्त्रावण जो है करवाया जा सकता है। जैसे कि जो पशु होते हैं अगर उनका बछड़ा या बछड़ी जो है वो मर जाते हैं तो फिर वो दुग्ध स्त्रावण करना बंद कर देते हैं, या उनकी जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो दुग्ध का स्त्रावण नहीं करती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो किसको दिया जाता है, पशुओं को दिया जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब उनके अंदर उस दुग्ध स्त्रावण को क्या कर देता है, प्रेरित करता है, और वो पशु जो है दूध देने लगते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनन हार्मोन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहते हैं, और ये दुग्ध स्त्रावण को क्या करता है, प्रेरित करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पीयूष ग्रंथि है वो एडीएच या वेसोप्रिन नामक हार्मोन का भी क्या करती है, स्त्रावण करती है। तो क्या करता है एडीएच या क्या करता है वेसोप्रिन, तो एडीएच का एक फुल फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं एंटी डी यूरेटिक हार्मोन के नाम से इसे जानते हैं, या इसे हम सामान्यतः वेसोप्रिन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होने वाला एक हार्मोन है, और ये क्या करता है, तो जो यूरिनेशन होता है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि यूरिया मूत्र का स्त्रावण जो होता है, नॉर्मली हम बात करें मूत्र का स्त्रावण जो होता है इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब मूत्र स्त्रावण को ये कंट्रोल करता है तो क्या होता है कि एल्कोहल या कॉफी का अत्यधिक जब सेवन किया जाता है, एल्कोहल या कॉफी का अत्यधिक सेवन किया जाता है तो जो एडीएच हार्मोन है ये वीक हो जाता है, और एल्कोहल यानी कि शराब पीने वाला व्यक्ति या अत्यधिक कॉफी पीने वाला व्यक्ति जो होता है उसको यूरिनेशन बार बार होता है। उसका रीजन यही होता है कि उसमें एंटी डी यूरेटिक हार्मोन जो है इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। शराबी व्यक्ति जो है जैसे कि अपने कपड़े या पैंट में ही पेशाब कर देता है, या कॉफी पीने वाले व्यक्ति को बार बार यूरिनेशन होता है, पेशाब आता है, तो वो किसकी वजह से होता है, एडीएच की कमी की वजह से होता है। और ये हार्मोन कौन स्त्रावण करता है इसका, तो इसका स्त्रावण करती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, उसके अलावा पीयूष ग्रंथि जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी स्त्रावण करती है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है क्या दोस्तों, तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो संबंधित होता है दुग्ध स्त्रावण से। ये भी किससे संबंधित होता है, दुग्ध स्त्रावण से। और ये कब जो है एक्टिव होता है, तो ये केवल महिलाओं में होता है। ये किसमें होता है, केवल महिलाओं में। और ये कब होता है, तो गर्भधारण के बाद, गर्भधारण के बाद जो है ये हार्मोन जो एक्टिव होता है। और ये क्या करता है, तो ये भी जो दुग्ध ग्रंथियां हैं उनको एक्टिव करता है, या दुग्ध का निर्माण जो है उसको प्रेरित करने का काम करता है। उसके अलावा और कौन से हार्मोन होते हैं, तो एक होता है दोस्तों ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। तो जो वृद्धि हार्मोन है वो क्या करता है दोस्तों, या ग्रोथ हार्मोन जिसको हम जीएच भी कह सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, तो ये भी पीयूष ग्रंथि जो है वो क्या करती है, इसको बनाने का काम करती है। तो ये शरीर को संतुलित विकास करने के लिए ये हार्मोन जो है आवश्यक होता है। इसकी अधिकता भी खराब होती है, या अधिकता से भी रोग हो जाते हैं, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो भी रोग हो जाते हैं। तो अधिकता से क्या हो जाता है, तो अधिकता से एक्रोमोगली नाम का एक रोग होता है। एक्रोमोगली नाम का जो रोग होता है, जैसे कि ये रोग क्या क्या होता है इस रोग में, तो इस रोग में क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो है उसका चेहरा गोरिल्ला के जैसा हो जाता है, शरीर काफी बड़ा हो जाता है। तो वो अधिकता की वजह से होता है। कमी से क्या हो जाता है, तो शरीर का विकास नहीं होता है, तो बोनापन जैसे जो रोग होते हैं वो किसकी कमी से हो जाते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन की कमी से वो वाले रोग जो है हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो और कौन से हार्मोन का, तो जैसे कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, जो युग्मज का जो निर्माण, युग्मज क्या होते हैं, तो जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं इनके निर्माण को प्रेरित करने का काम करता है। एक एमएसएच होता है
जिसको मेलेनिन मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। मेलेनिन एक पदार्थ होता है जो हमारी त्वचा के रंग को डिसाइड करता है, तो उसके निर्माण को प्रेरित करता है। एसीटीएच जो होता है, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, उसके कार्य को प्रेरित करने के लिए होता है। उसके अलावा टीएसएच होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि को काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो इतने सारे हार्मोन जो हैं उसका स्त्रावण कौन करता है, तो पीयूष ग्रंथि करती है। और ये सभी हार्मोन क्या करते हैं, शरीर के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसीलिए तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इतनी छोटी ग्रंथि और इतना काम, इसलिए इसका प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो चीजें पीयूष ग्रंथि के बारे में, जो हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा पीयूष ग्रंथि के, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। दूसरी ग्रंथि है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बारे में अगर हम बात करें तो ये गले में श्वास नली के पास में स्थित होती है, जैसे कि इस इमेजेस में हमने देखा था कि ये कहाँ पर होती है, तो ये गले में स्थित होती है। तो ये गले में स्थित होती है और शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब आप कहोगे कि अग्नाशय होती है बड़ी, तो बट अग्नाशय जो है वो क्या होती है, मिक्स ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। और अंतःस्रावी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। सबसे छोटी कौन सी होती है, होती पिनियल है, बट एग्जाम में प्रश्न किसका पूछा जाता है, पीयूष ग्रंथि का पूछा जाता है। अब ये ग्रंथि क्या करती है, थायराइड ग्रंथि, तो ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्त्रावण करती है। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो दोस्तों ये भोजन के ऑक्सीडेशन की जो क्रिया होती है और जो उपापचय की दर, यानी कि अपचय और उपचय की जो प्रोसेस होती है, जिसमें भोजन का टूटना और भोजन का फिर से जटिल संरचना में बनना। तो जैसे कि ग्लूकोज बनना, ये ग्लूकोज कैसे बनता है, तो स्टार्च से बनता है। अब ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन बनना, तो ये उपापचयी क्रिया होती है। तो इसके ऊपर नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है वो करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से नॉर्मली दोस्तों हम देखते हैं तो गलकंड, जिसको हम घेंगा रोग कहते हैं, वो हो जाता है। इसका रीजन है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इसमें आयोडीन की मात्रा होती है, और जब आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर में तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसका निर्माण नहीं होता। और जब थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होता है तो इससे क्या हो जाता है, गलकंड नाम का रोग हो जाता है, जिसको हम घेंगा रोग भी कहते हैं। और गलसुआ नाम का रोग भी इस ग्रंथि की वजह से जो है हो जाता है। फिर हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। तो ये ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो ये थायराइड ग्रंथि के पीछे ही होती है और इनकी संख्या होती है 4। ये क्या करती है, तो ये पैराथ हार्मोन हार्मोन का जो है स्त्रावण करती है। और ये क्या करती है कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। जो काम विटामिन डी करता है वैसा ही काम जो है पैराथ हार्मोन हार्मोन जो है वो करता है। और इसकी अगर कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, टिटेनी रोग हो जाएगा। अब ये टिटेनी रोग किससे संबंधित है, तो ये भी हड्डियों से संबंधित है या कैल्शियम की मात्रा से संबंधित है। अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो गई शरीर में तो टिटेनी रोग हो जाएगा। और वो कैल्शियम की पूर्ति कहाँ से की जाएगी, फिर तो अस्थियों से, और अस्थियां जब कमजोर हो जाती हैं तो उसको टिटेनी के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि इसकी कमी हो गई कैल्शियम की, या पैराथार्मोन हार्मोन की कमी हुई तो कैल्शियम की कमी हुई। कैल्शियम की कमी को पूरा कौन करेगा, तो शरीर के अंदर जो अस्थियां है वहां से कैल्शियम खींचा जाएगा। जब वहां से खींचा जाएगा तो अस्थियां कमजोर हो जाएगी, अस्थियां कमजोर हो जाएगी तो टिटेनी रोग हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों थाइमस ग्रंथि के बारे में। तो थाइमस ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो हमने बात की थी, जो इमेज हमने देखा था ये वाला, तो थाइमस ग्रंथि कहाँ पर होती है दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों फेफड़ों के बीच में थाइमस ग्रंथि जो है पाई जाती है। और ये जो थाइमस ग्रंथि है इसको हम प्रतिरक्षी ग्रंथि कहते हैं। ये थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्त्रावण करती है जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, यानी कि शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है उसकी थाइमस ग्रंथि जो है थाइमोसिन हार्मोन का स्त्रावण कम कर देती है, और व्यक्ति के बूढ़ा होने के बाद में उसमें एंटीबॉडी जो है कम हो जाती है। और जब एंटीबॉडी कम हो जाती है तो उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है या उसका प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कमजोर हो जाता है और व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है या बीमारियों का घर हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है, थाइमस ग्रंथि का एक्टिव से डीएक्टिव हो जाना या थाइमोसिन हार्मोन की कमी हो जाना।
उसके बाद आती है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि। इसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं, इसको हम बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। यानी कि ये जो है एक मिश्रित ग्रंथि है, और मिश्रित ग्रंथि यानी कि ये छोटी बड़ी का इसको मतलब हम कह नहीं सकते। नॉर्मली अगर हम बात करें तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों में यकृत सबसे बड़ी होती है, और सेकेंड नंबर पर जो आती है वो कौन सी है, तो वो अग्नाशय होती है। अब अग्नाशय जो है होता है दोस्तों, उसके अंदर क्या होती है, तो उसमें लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है। और जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं उनमें अल्फा और बीटा सेल्स जो है पाई जाती हैं। हालांकि अल्फा बीटा गामा तीनों प्रकार की सेल्स वहां पर होती हैं। और जो अल्फा सेल्स होती है क्या करती है, तो ये ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्त्रावण करती है। जो बीटा सेल्स होती है वो क्या करती है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावण करती है। अब इनका यूज क्या है, क्या काम में आते हैं, तो नॉर्मली हम व्हाइट स्क्रीन ले लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बीटा सेल की। तो बीटा सेल्स क्या कर रही है दोस्तों, तो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावण कर रही है। अब जब आप खाना खाते हो, भोजन का सेवन, जैसे कि फिजिक्स सॉरी बायोलॉजी में हम क्या कहेंगे इसको, भोजन का सेवन। खाना तो नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, भोजन का सेवन कर रहे हो यानी कि आप क्या खा रहे हो, स्टार्च खा रहे हो। ठीक है, चावल खा रहे हो, मक्का खा रहे हो, आलू खा रहे हो, क्या है उसके अंदर, पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च है। तो लार ग्रंथि क्या करेगी, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देगी भैया। ठीक है, फिर पेप्सिन सॉरी जो अग्नाशय के जो हार्मोन है माल्टोज को क्या कर देंगे, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये ग्लूकोज हो गया भैया शरीर में। अब ग्लूकोज का क्या काम क्या होता है कि ये त्वरित ऊर्जा देता है। त्वरित ऊर्जा का मतलब कि जैसे ग्लूकोज बना शरीर को ऊर्जा देने लगा। अब खाना तो बहुत सारा एक समय में खाते हो, बट ऊर्जा की आवश्यकता तो पूरे दिन होती है, लंबे समय तक होती है। तो जब ये ग्लूकोज शरीर के अंदर बन जाता है तो ये रक्त में मिलता है। कहां पर मिलता है, रक्त में। और जब खाना खाने के बाद इतना ग्लूकोज हमारे शरीर में हो जाता है कि जिससे रक्त जो है उसमें मिठास यानी कि शर्करा की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो रक्त में जो है शुगर बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसी को हम कहते हैं डायबिटीज। इसी को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर डायबिटीज है यानी कि ऐसी प्रोसेस हो रही है। अब डायबिटीज यानी कि सबको होनी चाहिए फिर तो, सारे व्यक्तियों को। बट जैसे आप खाना खाते हो उसके बाद इंसुलिन हार्मोन जो बीटा सेल से निकलता है, वो ग्लूकोज के साथ क्रिया करके उसको ग्लाइकोजन की एक प्रोसेस होती है, या ग्लाइकोजन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब ये ग्लाइकोजन क्या होता है, तो ये उपवास के समय या जब हम भूखे होते हैं, जब खाना नहीं खा रहे होते हैं, उस समय हमें ऊर्जा देने का काम करता है। और जितनी आवश्यकता रक्त में है उतना जो ग्लूकोज रक्त में मिल जाता है, तो डायबिटीज नहीं होती। तो जिस व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है उसमें क्या हो जाता है, उसमें डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। फिर ये ग्लाइकोजन हमें डायरेक्ट ऊर्जा नहीं दे सकता, तो ग्लाइकोजन हमें ऊर्जा कैसे देगा, तो ग्लाइकोजन ऊर्जा देगा ग्लूकागोन हार्मोन की वजह से। जो अल्फा सेल्स में ग्लूकागोन हार्मोन है वो ग्लाइकोजन के साथ में मिलकर इसको फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और जब उपवास होगा उस समय ये ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता रहेगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर डायबिटीज है उसको लगातार ऊर्जा नहीं मिलती, बार बार खाना खाने की उसको क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, ये अग्नाशय ग्रंथि का काम होता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एड्रेनालिन हार्मोन की एड्रेनालिन ग्रंथि के बारे में, जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं या एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर होती है, तो ये वृक्क के ऊपर स्थित होती है, या जो किडनी होती है वहां पर ये स्थित होती है। जो किडनी के ऊपर स्थित ग्रंथि है उसको हम क्या कहेंगे, अधिवृक्क ग्रंथि कहेंगे। संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। अब ये सबसे ज्यादा सक्रिय कब होती है, तो जब संकट की समय होता है, जब क्रोध की स्थिति होती है उस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इसके 2 भाग होते हैं, बाहर का जो भाग है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। और कॉर्टेक्स जो है कार्टिसोल हार्मोन का स्त्रावण करता है, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। इस ग्लैंड को 4S ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, 4S ग्रंथि के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों जो मेडुला वाला पार्ट होता है वो एड्रिनालिन हार्मोन जो है उसका स्त्रावण करता है, जिसे करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या करता है,
तो जब संकट की स्थिति होती है, जब क्रोध की स्थिति होती है, तो उस समय शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हृदय की धड़कन को बढ़ाना, रक्तचाप को बढ़ाना, रक्त की गति को बढ़ाना, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना, आरबीसी की संख्या को बढ़ाना, ऐसे काम जो है करता है। तो संकट की स्थिति में ये क्या करता है, करो या मरो ऐसे कार्य करता है, जिससे मतलब व्यक्ति को कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। तो इसको करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है। और ये कौन स्त्रावित करता है, तो एड्रेनल ग्रंथि जो हमारे वृक्क या किडनी के ऊपर होती है वो इसका स्त्रावण करती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम पीनियल ग्रंथि के बारे में। पीनियल ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और कहाँ पर स्थित होती है, तो ये मस्तिष्क में जो थैलेमस वाला पार्ट होता है वहां पर स्थित होती है। अब इसको हम मानव की तीसरी आंख के रूप में भी देखते हैं, यानी कि इसको मानव की तीसरी आंख भी कहा जाता है। ये कुछ हार्मोन का स्त्रावण करती है, जिससे मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्रावण करती है, जिससे क्या होता है कि एक मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच जो होता है वो पीयूष ग्रंथि स्त्रावित करती है, और ये मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो जो एमएसएच होता है वो क्या करता है, मेलेनिन की मात्रा को बढ़ाता है। अब मेलेनिन की मात्रा अगर बढ़ गई शरीर में तो त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, तो यानी कि काला हो जाएगा। तो उसको कम करने के लिए, मेलेनिन की मात्रा को कम करने के लिए या त्वचा का रंग हल्का करने के लिए मेलेटोनिन हार्मोन जो पिनियल ग्रंथि स्त्रावित करती है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके अलावा जो जनन अंग होते हैं उनके विकास में भी विलंब करने का काम करता है मेलेटोनिन हार्मोन, और इसे जैविक घड़ी के रूप में या बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में भी जाना जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, जैसे कि आप शाम को सोच रहे हो कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है बिना अलार्म के, और आप 6 बजे से 5 मिनट पहले या लगभग 6 बजे के आसपास उठ गए हो, तो ये होता है कि एक शरीर के अंदर ऐसी घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी कहते हैं, जो आपका समय जो है उस पर आपको उठा रही है, समय का नियंत्रण कर रही है। तो वो कौन सी ग्रंथि करती है, वो पिनियल ग्रंथि कहते हैं, इसलिए इसको जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद हम लास्ट अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं, जिनको कहते हैं जनन ग्रंथियां। दोस्तों जनन ग्रंथियों से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ता है पूरा, जिसको हम कहते हैं मानव जनन तंत्र। तो जनन तंत्र के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट जो पुरुष होता है उसमें वृषण नाम की जनन ग्रंथियां होती हैं, जो टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का क्या करती है, स्त्रावण करती है। जो क्या काम करता है ये हार्मोन, तो ये हार्मोन काम करता है शुक्राणु के जो निर्माण होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, या शुक्राणु का निर्माण करता है। मादा के अंदर जो है अंडाशय नामक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उसमें दो अलग अलग प्रकार के हार्मोन जो है उनका स्त्रावण होता है। तो एक तो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्त्रावण होता है, और एक प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्रावण होता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, तो ये अंडाणु के जो निर्माण होते हैं उसको प्रेरित करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो गर्भधारण में जो है सहायक होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात करी है जो अंतःस्रावी तंत्र है उसके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि हार्मोन नाम सबसे पहले किसने दिया। तो बेलिस और स्टार्लिंग नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने सबसे पहले हार्मोन नाम दिया। हार्मोन जो है वो एक प्रकार से केमिकल संदेशवाहक होते हैं, या रासायनिक संदेशवाहक जो है उनको हम कह सकते हैं, जो संदेश भेजने का काम करते हैं या किसी से भी कार्य करवाने का काम करते हैं। हार्मोन जब एक बार क्रिया कर लेते हैं तो उसके बाद क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट है जहां से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। अब जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने विपरीत लिंग को जो है आकर्षित करने के लिए स्त्रावित किया गया पदार्थ जो होता है उसको फिरोमोन्स कहते हैं। उनके जो हार्मोन होते हैं जो कीटों के द्वारा अपने विपरीत लिंग के जो कीट होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन्स नाम के हार्मोन का वो स्त्रावण करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत है, बट ये एक प्रकार की बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथि में अगर हम बात करें तो थायराइड ग्रंथि जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के लेक्चर में जिस टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा की वो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने अपनी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए पीएससी अड्डा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी करें, प्ले स्टोर से पीएससी अड्डा ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस, एमपीपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल
फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना किसी पैसे के अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाना है, पीएससी अड्डा लिखना है, जो ऐप आपको सामने दिखेगा उसको डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके ऐप का उपयोग करना है। आज का वीडियो आप सभी ने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।